इस वीडियो में हम रिकॉर्ड करेंगे एक टेक्स्ट जिसका नाम है गुलामगिरी। इट हैज़ एन इंग्लिश ट्रांसलेशन नेम्ड स्लेवरी। लिखा है इस टेक्स्ट को ज्योतिबा राव फुले ने। हम इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को कवर करने का ट्राई करेंगे इन 2 पार्ट्स, और हम बेसिकली इसके अंदर 6 डिविजन्स हैं इस टेक्स्ट के अंदर। हर डिवीजन, हर चैप्टर आप बोल सकते हो, उसके बारे में हम एक समरी टाइप की इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। सो लेट अस बिगिन, बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2। सो लेट्स अस बिगिन। तो जो टेक्स्ट है गुलामगिरी, ये किस चीज की बात करता है हमें पता होना चाहिए। जो लोग शूद्रास और अति शूद्रास थे, यानी लोअर कास्ट थे। अति शूद्र का मतलब होता है मतलब बहुत ज्यादा लोअर कास्ट। जो शूद्रास होते हैं उनसे भी ज्यादा, अति का मतलब है मोर, तो ज्यादा लोअर कास्ट के लोग, जैसे कि गार्बेज कलेक्टर्स, स्वीपर्स एक्सेट्रा। तो ऐसे लोग कैसे अपनी जिंदगी बिता रहे थे और कैसे दब के रह रहे थे इन द रूल ऑफ ब्राह्मण्स। इस टेक्स्ट में फूले ये बताने का ट्राई कर रहे हैं कि जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज थी, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि इनकी जो किस्मत खराब सी यहाँ पे रही, जो इन्होंने सहा अंडर द रूल ऑफ ब्राह्मण्स, वो कैसी लाइफ थी। टेक्स्ट स्टार्ट होता है जब 3000 साल पहले इंडिया में ब्राह्मणिकल रूल चलता था, यानी ब्राह्मण्स का राज चलता था। जहाँ पे हम इन लोगों को ब्राह्मण्स बोल रहे हैं, ये फॉरेन इन्वेडर्स थे, यानी कि ऐसे लोग जो हमारे यहाँ के नहीं थे, पर यहाँ पे आके हमारे लोगों पे ही राज करना चाहते थे। हमारे यहाँ के जो नेटिव्स थे, जो स्टार्टिंग से इंडियंस ही थे, उन लोगों पे राज करना चाहते थे, उनको ऑप्रेस करना चाहते थे। तो फूले हमें यहाँ पे ये बताते हैं कि इंट्रोडक्शन में ना, इस टेक्स्ट का इंट्रोडक्शन जो मैं यहाँ पे कवर किया है, ओके, तो ये कुछ हम इमेजिनरी नहीं पढ़ रहे हैं, ये इसी बुक में दिया गया इंट्रोडक्शन है। तो बताते हैं कि कैसे जो ब्राह्मण्स थे, यानी फॉरेन इन्वेडर्स, जो लोग थे, इन्होंने आके सीधे साधे लोगों पे ऑपरेशन करना, उन पे हक जमाना शुरू कर दिया। ये जो ब्राह्मण इन्वेडर्स थे, इन लोगों ने अपनी खुद की मिथ्स बना दी, झूठे से इन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दी। ऐसा दिखाया कि जो लोग हैं, जो इनसे ऑप्रेस हो रहे हैं, वो शूद्र हैं, यानी वो लोअर कास्ट के हैं, उनको सारे छोटे मोटे काम करने हैं, साफ सफाई के काम करने हैं उनको। सिर्फ और सिर्फ ये काम इसलिए किया था कि ब्राह्मण्स की डोमिनेंस हो जाए। तो ये टेक्स्ट, यानी ये बुक जो हमारी गुलामगिरी है, ये इस बारे में ही बात करेगी कि कैसे ब्राह्मण्स ने दूसरे नेटिव्स को एक्सप्लॉइट करा, सिर्फ और सिर्फ अपना राज बढ़ाने के लिए, अपनी अथॉरिटी बढ़ाने के लिए, और एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए जो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए ही फायदेमंद हो। सो मूविंग फॉरवर्ड, यही जो ऑपरेशन है, जो ब्राह्मण्स ने शूद्र पे किया, इसको फूले कंपेयर करते हैं ऐसे लोगों के साथ जिनको स्लेव बना के रखा गया था, बंधी बना के रखा गया था अफ्रीका और अमेरिका में। अब ये भी बताते हैं कि कैसे जो शूद्र और अधिशूद्र थे, इन लोगों को, ये लोअर कास्ट के लोग थे, इनको किस किस तरह का ऑपरेशन झेलना पड़ता था। दे हैड रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट, अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते थे, अपनी मर्जी से कुछ चीज खरीद नहीं सकते थे, अपनी मर्जी से अपना जीवन नहीं जी सकते थे, अपनी मर्जी से कोई पाठ पूजा नहीं करवा सकते थे। तो इस तरीके से ब्राह्मण्स ने इनकी पावर छीन ली थी कुछ भी करने के लिए। फिर ये बताते हैं कि कैसे ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के दौरान जो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे थे, ऐसे लोगों के साथ कोई भी फिजिकल ऑपरेशन नहीं हुआ, यानी कि मार पिटाई, स्लेवरी, ये सब नहीं हुआ। बट ये भी इस बात को नहीं भूलते हैं कि सोशली और इकोनॉमिकली इंडिया को एक्सप्लॉइट किया था ब्रिटिशर्स ने ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो बेसिकली गुलामगिरी एक बहुत ही पावरफुल कमेंट्री है हर टाइप की स्लेवरी पे, हर टाइप के ऑपरेशन पे जो लोअर कास्ट पीपल के साथ हुआ है और होता आया है। सो मूविंग फॉरवर्ड अगेन,
पार्ट 1 जो है हमारे टेक्स्ट का, उसका नाम है ब्रह्मा आर्यलोका। पहले पार्ट में ज्योतिराव यहाँ बताते हैं ट्रेडिशनल ब्राह्मणिकल बिलीफ्स है ना, कि ब्राह्मण्स जो हैं वो स्वयं ब्रह्मा के मुख से निकले हैं। दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द माउथ ऑफ ब्रह्मा। ये एक तरह की मिथ बोल सकते हो या ट्रेडिशनल बिलीफ बोल सकते हो। और इसीलिए क्योंकि वो ब्रह्मा के मुंह से निकले हैं, माउथ से निकले हैं, इसीलिए ब्राह्मण सुपीरियर हैं बाकी हर कास्ट से। अब यहाँ पे हमारे जो राइटर हैं वो इस बात को क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये सब बिलीफ, ये सब जो मान्यताएं हैं, ये कहाँ से आई, किसने बताया आपको कि आप ब्रह्मा के मुंह से निकले हो, या अगर आप निकले भी हो ब्रह्मा जी के मुंह से तो आप सुपीरियर हो। हु टोल्ड यू कि आप सुपीरियर हो दूसरे लोगों से? हु टोल्ड यू कि दूसरी कास्ट इंफीरियर है? उसके बाद ये ज्योतिराव इस बात पे पॉइंट आउट करते हैं कि चलो एक बारी को हमने मान लिया कि तुम ब्रह्मा जी के मुंह से निकले हो, चाहे ये बात सच हो या ना हो। तो उसके लिए तो ओरिजिनली आपकी एक जो ब्राह्मण है उनकी एक मदर भी होंगी, है ना? और वो मदर जो होंगी ऑब्वियसली वो एक फीमेल है। और ऐसी कोई फीमेल का, ऐसी कोई क्रिएशन का, ब्राह्मण्स के क्रिएशन का कोई भी हमारे ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर्स में, कोई भी ट्रेडिशनल टेक्स्ट में कहीं भी कोई मेंशन नहीं है। उसके बाद हमारे जो ज्योतिराव है वो ये बताते हैं कि अगर हम ये मानते हैं कि ब्राह्मण्स के क्रिएटर ब्रह्मा है और ब्राह्मण्स ब्रह्मा जी के मुंह से निकले हैं, तो इफ हम उनके मुंह को एज अ वूम्ब देख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो वूम्ब अगर हम एक फीमेल की तरह उसको माने तो उसको मेंस्ट्रुएशन होती होगी। और अगर मेंस्ट्रुएशन होती होगी तो इस बात का कोई प्रूफ क्यों नहीं है? और अगर ऐसा है तो फिर तो ब्रह्मा जी को बहुत इनएबिलिटी होती होगी अपने रोज के काम करने में। तो ऐसा कुछ मेंशन क्यों नहीं है कि जो ब्राह्मण्स है वो ब्रह्मा जी के मुंह से आए हैं एंड उनका जो मुंह है वो एक फीमेल, हमने उसको एक फीमेल की तरह माना है। फिर वो कहते हैं कि हम तो ये मानते हैं कि ब्राह्मण्स के क्रिएशन के बारे में स्क्रिप्चर्स में क्यों नहीं लिखा, ये एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दी गई है स्क्रिप्चर्स में कि इनका जन्म कैसे हुआ, सिर्फ इतना क्यों बताया कि इनके माउथ से निकले हो। तो अगर वो माउथ से निकले तो पहले जो बच्चा होगा वो ब्रह्मा जी के मुंह में 9 महीने तक रहा होगा। तो उसके बर्थ के बाद ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से उनको कैसे फीड किया, कैसे उन बच्चों को न्यूट्रिशन मिला, कैसे वो बच्चे पले बड़े। तो इसी आइडिया को ज्योतिराव यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये सब होना, अगर हुआ है ये सब, तो इसकी एक्सप्लेनेशन कहाँ है? ये सब क्वेश्चनिंग इसलिए हो रही है क्योंकि जानना चाहते हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं वो ऐसा क्यों कहते हैं कि दे आर सुपीरियर, वो ब्रह्मा जी के मुंह से निकले हैं एंड सो ऑन। तो इसी बात को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया है। एक ऐसी मिथ भी है कि ब्रह्मा जी ने अपनी खुद की डॉटर सरस्वती को सेड्यूस किया। साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी करते हैं ज्योतिराव कि अगर ब्रह्मा जी के माउथ से ब्राह्मण्स का ओरिजिन हुआ तो क्यों कोई भी फीमेल बॉडी पार्ट का उसमें मेंशन नहीं है? कि अगर उनके 4 मुंह थे तो उनमें उनमें से किसी में भी क्यों कोई भी फीमेल फीचर नहीं था? और अगर फीमेल फीचर नहीं था तो वो कैसे एक नए ह्यूमन को या नए एक जो जनरेशन को कैसे बर्थ दे सकते हैं? साथ ही साथ ज्योतिराव ये बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम ब्राह्मण्स ब्रह्मा जी के मुंह से नहीं, उनके माउथ से ओरिजिन नहीं हुआ है उनका। रादर ये थ्योरी देते हैं कि ब्राह्मण्स ओरिजिनली आर्यंस थे जिन्होंने इंडिया में कब्जा कर लिया था, समझ इंडिया में घुस आए थे, घुसपैठिए थे और यहाँ पे आके यहीं के लोगों पे राज जमाना शुरू कर दिया था। और बाद में ये बताने के लिए, ये जमाने के लिए कि हमारा ये जो राज है कभी खत्म ना हो, ये कह दिया कि हम ब्राह्मण्स हैं, हम ब्रह्मा जी के मुंह से निकले हैं, ताकि उनकी पावर और कंट्रोल बना रहे हमारी सोसाइटी में। मूविंग फॉरवर्ड टू पार्ट 2, इट इज मत्स्य एंड शंकासुर। देखो जब आर्यंस ने इंडिया में घुसपैठ करी, यहाँ पे घुस गए, तो उनमें है एक मत्स्य। अब यहाँ पे कहते हैं, अब ना बेसिकली जो पूरा टेक्स्ट है
ये ज्योतिराव और ढोंदीबा नाम के दो लोगों के बीच में एक डायलॉग की तरह प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो दोनों इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो ब्राह्मणिकल नैरेटिव है ना, ब्राह्मणिकल नैरेटिव, उसमें ये बताया गया है कि मत्स्य एक फिश से बॉर्न हुआ था, फिश से उनका जन्म हुआ था। पर साइंटिफिकली सोचेंगे अगर हम ये बात, तो ये तो पॉसिबल लगता ही नहीं। एक ऐसी बात है जो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। तो ये कहते हैं, यहाँ पे दोनों बात कर रहे हैं कि ये जो हमें लगता है कि मत्स्य के जन्म के बारे में जो बताया गया है ना, ये सिर्फ चालाक ब्राह्मण्स ने अपनी इमेज बनाए रखने के लिए, या फिर अपनी एक तरह की इंटरप्रिटेशन बनवाने के लिए एक मिथ क्रिएट की है, एक झूठी बात क्रिएट की है। अब यहाँ पे ये लोग ये बात करते हैं कि एक फिश और एक ह्यूमन में बहुत डिफरेंस है। दोनों का फिजिकल स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफरेंट है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कंप्लीटली डिफरेंट है, हैबिटेट डिफरेंट है, जहाँ पे ये लोग रहते हैं, जैसा इनका रहन सहन है, सब कुछ डिफरेंट है। तो मत्स्य का जन्म एक फिश से होना, ये एक इलॉजिकल बात है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज करते हैं ये कि कैसे एक ह्यूमन डाइवर जो है वो एक फिश एम्ब्रियो से निकला, यानी कि एक फिश का बच्चा एक ह्यूमन कैसे हो सकता है, और वो सी से, यानी कि अगर वो पानी में पैदा हुआ तो वो लैंड पे कैसे रह रहा है, उसकी हैबिटेट कैसे चेंज हो रही है। मूविंग ऑन, ज्योतिराव ये बताते हैं कि मत्स्य ने कैसे एक वेस्टर्न कोस्ट पे, इंडिया के एक वेस्टर्न कोस्ट पे घुसपैठ करी और वहां के जो चीफ थे वहां उनको मार दिया, शंकासुर जिनका नाम था, और वहां के किंगडम पे अपना राज जमा लिया। उसके बाद जब बाद में मत्स्य की डेथ हुई, तो जो शंकासुर के जो फॉलोअर्स थे उनको आ गया गुस्सा, क्योंकि अब वो अपनी काउंटर पार्ट दिखाना चाहते थे, वो अपना बदला लेना चाहते थे। तो इसकी वजह से शंकासुर के लोगों में और मत्स्य की जो आर्मी थी, समझ लीजिए, उनके बीच में एक बहुत ही खतरनाक बैटल हुआ। और उसी बैटल के बाद जो मत्स्य की पूरी, समझ लीजिए, आर्मी थी वो वहां से चली गई, क्योंकि वो लोग हार गए थे। जब हम मत्स्य की डेथ की बात कर रहे हैं, डिमाइस की बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उन्हीं के एक तरीके से ग्रुप में, आर्मी में एक कैप्टन था जिसको कच्छ के नाम से जाना जाता है, और वो भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन था जब हम ये बात पढ़ते हैं कि आर्यंस ने इंडिया में अपना इन्वेजन किया था, घुसपैठ करी थी यहाँ पे राज जमाने के लिए। पार्ट 3 कच्छ के ऊपर ही है। तो पार्ट 3 में होता क्या है ना, ये जो कच्छ है एक तरह के, आप मान लीजिए, कैप्टन है, एक लीडर है आर्यंस में। अब ये आर्यंस ऑब्वियसली इन्वेडर्स हैं इंडिया में। अब कच्छ क्या करते हैं, उन लोगों से बदला लेंगे जिन्होंने मत्स्य की आर्मी को घेर रखा है, डिफीट किया है जिन्होंने। तो कच्छ जब आते हैं तो ये उन सारे क्षत्रियास को भगा देते हैं जिन्होंने मत्स्यास को कैप्चर करके रखा हुआ था। और कच्छ यहाँ पे बताते हैं कि मैं इस रीजन का रूलर हूँ अब, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरी ही चलेगी। जब यहाँ के क्षत्रिय हार जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं, भागते टाइम उनको एक और आर्यन होड़ है, एक और तरह ग्रुप मिलता है जो आर्यंस ही हैं, जो इन्वेडर्स ही हैं। और ये इनको मिलता है, ऐसे लोग हैं जो ईरान से आए हैं। अब ऐसा दिख रहा है कि यहाँ से भी लोग आ रहे हैं, वहां से भी लोग आ रहे हैं, सारे आर्यंस हैं, सारे इन्वेडर्स हैं, सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ब्राह्मण्स कहना चाहते हैं, जो अपने आप को सुपीरियर कहना चाहते हैं, अपनी सुपीरियोरिटी दिखाने के लिए अथॉरिटी जमाना चाहते हैं। तो हमें इस पार्ट से क्या दिखता है, हमें इस पार्ट से ये दिखता है कि आर्यन हॉर्ड्स, यानी कि ऐसे लोग जो ग्रुप्स में थे, जो आर्यंस थे, ऐसे लोग इंडिया में अपनी अलग अपना राज जमाना चाहते थे, अलग अलग टेरिटरीज पे। और ये राज जमाने के लिए, डोमिनेंस जमाने के लिए अपनी, इन्होंने कितने सारे इन्वेजन्स किए, कितनी इन्होंने लड़ाइयां करी। मूविंग फॉरवर्ड, इट इज पार्ट 4, वराह एंड हिरण्यकश्यप। कच्छ के बाद जो लीडर आए जिन्होंने राज किया वो थे वराह। अब वो ऐसा बोला जाता है ऑब्वियसली इनके ब्राह्मणिकल नैरेटिव्स में कि वराह का जन्म एक पिग से हुआ था, एक पिग से इनका जन्म हुआ।
तो एक तरीके से यहाँ पे मजाक उड़ाया जाता है कि एक जगह पे एक ब्राह्मणिकल फिगर है वराह, और इनको नारायण का एक रूप माना जाता है, भगवान नारायण का रूप मान रहे हैं इनको, और दूसरी साइड इनको ऐसा नाम दिया गया है, एक ऐसा इनको आइडेंटिटी दी गई है जो एक पिग से मैच कर रही है। अब ऐसा एक आइडिया कि वराह की जो मदर है वो एक पिग है, नाम है उनका पद्मा, और उनके हस्बैंड है ब्रह्मा। अब ऐसे जो कनेक्शंस हैं, ऐसा जो नाम है, ये एक तरीके की मॉकरी बन जाती है, एक हंसी का सब्जेक्ट बन जाता है, जब ये बताया जा रहा है कि ब्राह्मण्स का एक पर्सन एक पिग से कनेक्ट किया जा रहा है, एक ब्राह्मणिकल पर्सन को। तो उसी बात को यहाँ बताया जाता है कि शायद क्षत्रियस ने इनको मजाक मजाक में वराह नाम दिया होगा, क्योंकि वराह बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और एग्रेसिव थे। स्टिल ये एक मॉकरी का सब्जेक्ट है, क्योंकि वराह एक ब्राह्मणिकल फिगर है, वो एक रूप माना जा रहा है उनको नारायण का, और साथ ही उनका नाम एक पिग की तरह दिया गया है। वराह एक लीडर थे आर्यंस के। अब इन्होंने ही क्षत्रिय वॉरियर्स, उनमें से एक है हिरण्यकश्यप, इनके साथ बैटल शुरू कर दिया। इसमें ये दिखता है कि कैसे हमें कितना कम पता है सच्चाई के बारे में, सिर्फ उतना ही जानते हैं हम जितना ब्राह्मणिकल नैरेटिव में दिया गया है, जो ब्राह्मण्स की सराहना करते हुए लिखा गया है, बट रियलिटी इज very different than what is portrayed in the Brahminical narratives. Part 5 says Narasimha Prahlada. इस वीडियो में हम सिर्फ 5 पार्ट ही कवर करेंगे। इफ यू वांट पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, यानी कि दूसरा वीडियो बना जिसमें आगे के पार्ट्स हम कवर करें, सो यू हैव टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो सो दैट आई कैन मेक द नेक्स्ट वीडियो। अब वराह लीडर थे हमारे, जो किन के बाद बने थे, आपको याद होगा, कच्छ के बाद वराह लीडर बने थे। वराह के बाद तो अगला लीडर आया है, वो है नरसिम्हा। अब नरसिम्हा हमारे नए लीडर थे। नरसिम्हा को ऐसे पोर्ट्रे किया गया है कि वो बहुत ही लालची, चालाक और क्रूअल पर्सन थे। इन्होंने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए उनके बेटे को मैनिपुलेट किया, प्रहलाद को मैनिपुलेट किया, ताकि वो अपने पिता को खुद मार दे, अपने फादर को खुद मार दे। अब ये बात यहाँ पे खत्म करते हैं, पर याद रखना दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि नरसिम्हा का जन्म हुआ था ना, वो बुढ़े से हुआ था। अब आप एक बार को एक अपनी कॉमन सेंस से बात सोचो, एक पर्सन जिसका डिवाइन बर्थ हुआ है, जो नेचर से ही डिवाइन होना चाहिए, बहुत सटल होना चाहिए, बहुत ही प्योर होना चाहिए, उसकी आदतें, उसकी हरकतें इतनी गिरी हुई हैं, ग्रीडी, कनिंग, क्रूएल, एंड वो हिरण्यकश्यप को मारना भी चाहता है सिर्फ और सिर्फ उनकी पावर को छीन लेने के लिए। ये एक ऐसा पोर्ट्रेयल है जिससे आपको ये पता चल जाता है कि नरसिम्हा जैसे लोग, जिनको ब्राह्मणिकल एक दर्जा दिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक फैब्रिकेशन है, यानी कि एक झूठा दिखावा है, ये बताने के लिए कि ब्राह्मण्स ग्रेट होते हैं, ब्राह्मण्स अपर कास्ट होते हैं, ब्राह्मण्स की अथॉरिटी होती है। यही बताने के लिए आपको ये पार्ट बनाया गया। Furthermore, they discuss the Brahmins' attempts to usurp Prahlada's kingdom after Narsimha's demise. नरसिम्हा के मर जाने के बाद भी जो बाकी ब्राह्मण से, उन्होंने प्रहलाद के किंगडम, यानी कि आप हिरण्यकश्यप को याद रखो, उनके किंगडम को अपने राज में लेने के लिए बहुत ट्राई किया, बहुत सारी हरकतें करी ऐसी जो वो पूरा का पूरा किंगडम उससे छीन ले। बट प्रहलाद एक बहुत ही अच्छे लीडर थे, जिन्होंने अपने किंगडम को हाथ से नहीं जाने दिया। प्रहलाद के बाद उनके नेक्स्ट जो सक्सेसर बने वो थे विरोचना। विरोचना के बाद बने बाली। अब बाली जो थे वो इतने स्ट्रांगली किंगडम को हैंडल नहीं कर पाए, और दूसरे ब्राह्मण्स ने उनके किंगडम पे राज जमाने का एक तरीके से मौका नहीं छोड़ा। इससे आपको अगेन दिखता है कि जो ब्राह्मण्स हैं
वो अपनी अथॉरिटी जमाने के लिए क्षत्रियास को, शूद्रास को, अति शूद्रास को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, बट डू नॉट forget to subscribe and like the video for the second part, and I'll make the second part for sure if your response is good. Thank you guys.